क्वालिटेटिव थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्वालिटेटिव थ्योरी क्या है, क्वालिटेटिवली हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं, ये सारी हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। In mathematics, the qualitative theory of differential equations studies the behavior of differential equations। यानी मैथमेटिक्स में जो क्वालिटेटिव थ्योरी होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, वो उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं बाय मींस अदर देन फाइंडिंग देयर सॉल्यूशंस। यानी उन सॉल्यूशंस को फाइंड किए बगैर, एक तो होता है कि हम सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, यानी उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, तो हम इसको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू डी एक्स, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो उसका सोल्यूशन आ जाता है। लेकिन क्वालिटेटिव थ्योरी में क्या है कि क्वालिटेटिव थ्योरी में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, किसके सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे, सॉल्यूशन किस पॉइंट को अप्रोच करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, ये सारी हम प्रॉपर्टीज़ क्वालिटेटिव थ्योरी में पढ़ते हैं। Differential equations are a fundamental tool in the description of physical phenomena through mathematical models। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ये फंडामेंटल टूल है किसी भी फिजिकल फिनोमेना को मैथमेटिकल मॉडल्स के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट कवर ऑलमोस्ट एनी एरिया ऑफ ह्यूमन नॉलेज। जो ह्यूमन नॉलेज के हर एरिया को, यानी मैथमेटिक्स, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, बायोलॉजी में, हर किसी में जो फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो मैथमेटिकल टूल है। सपोज़ अभी मैं रिसेंट अगर ये एग्ज़ाम्पल दे दूँ कोविड की, तो कोविड की इसी तरह एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जा सकती है। सपोज़ अगर हम कोविड-19 के केसेस की बात करते हैं तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जा सकती है जो रिप्रेजेंट कर रही हो टाइम के साथ साथ कि कितने कोविड-19 के केसेस जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं। इसी तरह अगर रिकवरी हो तो रिकवरी के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जा सकती है जो रिकवरीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह कोविड-19 से जो बंदे रिकवर हो रहे हैं, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो बेसिक वो टूल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस सारे फिनोमिना को कि किस तरह कोविड-19 के केसेस हो रहे हैं या किस तरह उनकी रिकवरी हो रही है। The theoretical development of the theory of ordinary differential equations began in 1675 with Isaac Newton and Gottfried W. von Leibniz। यानी इन दोनों ने 1727 1716 ये लेबनीज और न्यूटन से ये स्टार्ट हुई इसकी थियोरेटिकल डेवलपमेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कि उसकी थ्योरी यानी डेवलप होना शुरू हुई। न्यूटन ने और लेबनीज ने ये थ्योरी डेवलप की फर्स्ट टाइम। अब न्यूटन के बारे में जी देखते हैं। सर आइजैक न्यूटन वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, अल्केमिस्ट, थियोलॉजियन एंड author widely recognized as one of the greatest mathematicians and physicists of all time and among the most influential scientists। न्यूटन जो है वो मैथमेटिशियन भी था, फिजिस्ट भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था, ये सारी वो चीज़ें स्टडी करता था और वो यानी इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट के तौर पे ये एग्जिस्ट करता है, बहुत बड़े साइंटिस्ट के तौर पे। आगे लेबनीज जी गोटफ्राइड विल्हेम लेबनीज वाज अ जर्मन पॉलीमैथ। ये जर्मन मैथमेटिशियन था, एक्टिव एज अ मैथमेटिशियन, फिलासफर, साइंटिस्ट एंड डिप्लोमैट। He is a prominent figure in both the history of philosophy and the history of mathematics। यानी कि ये फिलासफी में भी और मैथमेटिक्स में भी बड़ा ये प्रोमिनेंट था लेबनीज। यानी जो थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये दो जो साइंटिस्ट हैं न्यूटन और लेबनीज, इससे आगे ये डेवलप होना स्टार्ट हुई। यानी इन्होंने थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे डेवलप किया और आगे फर्स्ट टाइम डेवलप किया और आगे डिस्कस किया।
The main concern of mathematicians during the 17th and 18th century was focused primarily on the integration of differential equations by means of elementary functions. यानी जो मेन कंसर्न था जब डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी डेवलप होना शुरू हुई तो 17 और 18 सेंचुरी में मेन कंसर्न डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना और कोई एलिमेंट्री फंक्शंस के ज़रिए उसको इंटीग्रेट करना मेन कंसर्न था। एलिमेंट्री फंक्शंस जो बेसिक फंक्शन जिस तरह उसके इंटीग्रेशन रूल्स हैं वो अप्लाई करके तो हमारा मकसद क्या था 17 और 18 सेंचुरी में कि उनको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना या इंटीग्रेट करना। ड्यू टू द वर्क्स ऑफ सेवरल ग्रेट मैथमेटिशियंस, बहुत सारे फिर मैथमेटिशियंस के काम की वजह से ऑल नोन एलिमेंट्री मेथड्स फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैड बीन फाउंड प्रैक्टिकली बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। यानी 17th सेंचुरी के एंड में बहुत सारे मैथमेटिशियंस काम करते रहे इस पे, तो जितने भी एलिमेंट्री मेथड्स हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के वो सारे फाइंड कर लिए गए। यानी वो सारे मेथड डेवलप कर लिए गए जिनसे फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाती थी बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। मैनी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर व ड्राइव्ड, बहुत सारी डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी ड्राइव की गई। ये कब? यानी 17th सेंचुरी में ये सारा काम हुआ। इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी एज मॉडल्स फॉर प्रॉब्लम्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स। 18th सेंचुरी के आगाज़ में यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ मैथमेटिकल मॉडल पेश किए गए जो बेस करते थे किस पे? सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। आल्सो अदर फिनोमिना लेड टू डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ थर्ड ऑर्डर, और बहुत सारे जो फिनोमिना हैं जब उनको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया तो वो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इन द मिडल ऑफ द 19th century, Joseph Liouville showed the impossibility of expressing the general solution of certain differential equations by a combination of elementary functions or Liouville functions. जोसेफ 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी के मिडल में, अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये थेरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये रीसेंट डेवलपमेंट्स है। जोसेफ ल्यूवेल ने यानी ये शो किया कि जर्नल सॉल्यूशन अगर हम ल्यूविल फंक्शंस या उनका कोई कम्बिनेशन आ जाए एलिमेंट्री फंक्शन का या ल्यूविल फंक्शन आ जाए तो उसके लिए हम ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकें। अब जोसेफ ल्यूविल कौन है? जोसेफ ल्यूविल French mathematician for his work in analysis, differential equation, differential geometry, number theory, and for this discovery of transcendental number, for his recovery of transcendental number, यानी उसने एनालिसिस में काम किया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में फ्रेंच मैथमेटिशियन था, नंबर थ्योरी पे और फंडामेंट ट्रांसीडेंटल नंबर कौन से? दैट द नंबर दैट आर नॉट द रूट्स ऑफ द अलजेब्राइक इक्वेशंस हैविंग रैशनल कोएफिशिएंट, यानी ऐसे नंबर जो किसी अलजेब्राइक इक्वेशन के रूट्स नहीं हैं और उसके रैशनल कोएफिशिएंट्स होंगे। Hence a new approach to the study of differential equations should be developed। जब ल्यूवेल ने ये शो कर दिया कि ज़रूरी नहीं कि कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस या ल्यूविल फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाए तो फिर ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास हम उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन जर्नल सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। तो फिर इसका मतलब है कि वो थ्योरी जो है वो वहाँ तक फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जो अप्लाई की गई थी जो डेवलप की गई थी वो थ्योरी फेल हो गई, इसलिए कोई नई अप्रोच अप्लाई करना थी इसके लिए कि किस तरह इसके सॉल्यूशन का डिस्कस किया जा सके। द क्वालिटेटिव थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाज बॉर्न एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये जो क्वालिटेटिव थ्योरी है डिफरेंशियल इक्वेशन की यानी ये शुरू हुई 19th सेंचुरी के एंड में
विद द वर्क्स ऑफ हेनरी पाइनकारे एंड अलेक्जेंडर एम ल्यापनोव। यानी जब पाइनकारे, हेनरी पाइनकारे और अलेक्जेंडर एम ल्यापनोव ने काम किया तो उसके साथ ये जो क्वालिटेटिव थेरी है ये डेवलप हुई डिफरेंशियल इक्वेशन की। यानी इन दो बंदों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वालिटेटिव थेरी डेवलप की। अब हेनरी पाइनकारे कौन था? हेनरी पाइनकारे was a French mathematician, theoretical physicist, engineer, and philosopher of science. He is often described as a polymath and in mathematics the last universalist। यानी ये आखिरी यूनिवर्सलिस्ट था, यानी कि जो हर चीज़ पे अबूर रखता था। सिंस ही एक्सेल्ड इन ऑल फील्ड ऑफ डिसिप्लिन एज इट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। यानी उसने जब महारत हासिल कर ली हर फील्ड में, हर फील्ड में महारत हासिल कर ली, तो वो जो है वो लास्ट यूनिवर्सलिस्ट के तौर पे जाना जाता था। अलेक्जेंडर मिकलोविच ल्यापनोव, ये कौन था जी? वाज अ रशियन मैथमेटिशियन। जब भी ल्यापनोव या एन ओ वी लास्ट में आए तो उसमें तक वो उसका अंदाजन वो जो होता है, हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो रशिया से बिलोंग करता है, क्योंकि रशियन मैथमेटिशियन के जो नाम है वो इसी तरह के होते हैं, नॉर्मली एन ओ वी लास्ट में आ रहा होता है। तो ये अलेक्जेंडर मिकलोफिच ल्यापनोव ये एक रशियन मैथमेटिशियन था, मैकेनिशियन एंड फिजिस्ट। His surname is variously be recognized as ल्यापनोव, यानी इसका सरनेम इस तरह ल्यापनोव, LJP से भी इस तरह ल्यापनोव भी कहा जाता है, ल्यापनोव भी और ल्यापनोव। डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस तरह इसका सरनेम पुकारा जाता है। ल्यापनोव इज नोन हिज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी थेरी ऑफ द डायनामिकल सिस्टम। यानी स्टेबल डायनामिकल कोई भी जो सिस्टम है, डायनामिकल सिस्टम हम किसको कहते हैं? कि ऐसा सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टाइम हो, उसको हम कहते हैं डायनामिकल सिस्टम। तो उसकी स्टेबिलिटी थेरी की डेवलपमेंट में ये बड़ा फेमस रहा। एज वेल एज फार इज मैनी कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिकल फिजिक्स, और मैथमेटिकल फिजिक्स में भी काफ़ी इसने काम किया एंड प्रोबेबिलिटी थेरी और प्रोबेबिलिटी थेरी में भी काफ़ी काम किया। यानी ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, हेनरी पाइनकारे और एम के ल्यापनोव, ए के ल्यापनोव, इनकी डेवलपमेंट इन्होंने यानी स्टार्ट किया क्वालिटेटिव थेरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम करना। Its aim consists in obtaining the local and global behavior of the solutions without having them explicitly। इनका मकसद क्या था? कि लोकल और ग्लोबल बिहेवियर सॉल्यूशन का डिस्कस करना विदाउट हैविंग देम एक्सप्लिसिटली, यानी कि उनको सॉल्यूशन को फाइंड किए बगैर उनका लोकल और ग्लोबल बिहेवियर डिस्कस करना। लोकल बिहेवियर का क्या मीनिंग है? लोकल बिहेवियर सॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि डोमेन की किसी ख़ास रीजन के अंदर सॉल्यूशन हम चेक करें कि किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। और ग्लोबल बिहेवियर का मतलब ये है कि थ्रू आउट द डोमेन सॉल्यूशन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। अब इस फिगर में आप देखें तो आप देखें ये डिफरेंट डोमेन्स बनी हुई हैं। इस डोमेन में अगर आप देखें तो सॉल्यूशन क्या करते हैं, इधर से सॉल्यूशन जो है वो आके इधर चले जाते हैं। इस डोमेन में आप देखें तो सॉल्यूशन डाइवर्ज कर रहे हैं, ये भी डाइवर्ज कर रहे हैं कि इधर से आके इधर चले जाते हैं। अब इस डोमेन में देखें तो सॉल्यूशन जो है वो इस इधर से आके इधर जा रहे हैं। अब ये सारा हमने ये सॉल्यूशन का ये फेज पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, लेकिन हमें एक्चुअल सॉल्यूशन हमने नहीं फाइंड किए, सिर्फ उसका वो गैस किया हुआ है कि सॉल्यूशन किस तरह बिहेव करेंगे। और इधर से देखें तो ये सॉल्यूशन जो है इधर से आके इधर जा रहे हैं, लेकिन इस रीजन के अंदर अगर आप देखें तो इस रीजन के अंदर सॉल्यूशन जो है वो इस तरह कंसंट्रिक, ये इस तरह देखें तो ये सर्कल बन रहा है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये एलिप्स की फॉर्म बना रहे हैं सॉल्यूशन। इसी तरह इस फिगर में देखें तो सॉल्यूशंस आप देखें कि यानी ये सिर्फ बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं, यानी ये नहीं डिस्कस कर रहे ये फाइंड किए बगैर सॉल्यूशन हम गैस कर रहे हैं कि सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे। अब ये इधर से देखें ये सॉल्यूशन इधर आ रहे हैं, ऑरिजिन से पास करते हुए ऑरिजिन में ये देखें ये कन्वर्ज कर रहे हैं, इधर से भी सॉल्यूशन ऑरिजिन को अप्रोच कर रहे हैं, इधर भी
सोल्यूशन ऑरिजिन को अप्रोच कर रहे हैं। इधर अगर आप देखें तो इसी तरह सोल्यूशन जो है वो स्पायरल बना रहे हैं और सोल्यूशन ऑरिजिन को अप्रोच कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो सोल्यूशन स्पायरल बना रहे हैं लेकिन सोल्यूशन ऑरिजिन से निकल रहे हैं, यानी डाइवर्ज कर रहे हैं। इसी तरह इधर देखें तो सोल्यूशन जो है वो सारे सोल्यूशन ऑरिजिन के गिर्द सर्कल बनाए हुए हैं। इधर अगर आप देखें तो सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन ऑरिजिन से इस तरह डिफरेंट साइड पे निकल रहे हैं। अब इसमें देखें तो सॉल्यूशंस, अगर इस लाइन पे देखें तो सॉल्यूशंस बाहर जा रहे हैं ऑरिजिन से, इस लाइन को देखें तो सॉल्यूशन जो है वो ऑरिजिन की तरफ जा रहे हैं। तो इधर अगर आप देखें इस रीजन में सॉल्यूशन क्या करेंगे, इधर से ऑरिजिन को अप्रोच करेंगे और फिर इधर से अवे चले जाएंगे। इसी तरह इस रीजन में सॉल्यूशन इधर अप्रोच करेंगे और फिर अवे चले जाएंगे। इस तरह इसमें भी देखें कि इस लाइन में सॉल्यूशन, क्योंकि एरो इनवर्ड है तो सॉल्यूशन जो है वो अप्रोच कर रहे हैं ऑरिजिन को और इस लाइन में सॉल्यूशन जो है वो अवे जा रहे हैं। और इस तरह हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है और इन लाइन में सॉल्यूशन देखें इधर से आ रहे हैं और इधर जा रहे हैं, यानी उनका जो एम था बेसिक वो यही था कि सॉल्यूशन का लोकल और ग्लोबल बिहेवियर डिस्कस करना, लेकिन उस सॉल्यूशन को फाइंड किए बगैर उनका डिस्कस करना था लोकल और ग्लोबल बिहेवियर। The main goal of the qualitative theory is the topological description of properties, configurations of solution of differential system in the whole space। यानी उसकी डिफरेंट टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, क्वालिटेटिव थ्योरी का मेन क्या गोल क्या था कि सॉल्यूशंस की जो है वो टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन फाइंड करना, यानी उसकी वो फिगर को फाइंड करना कि कैसे चेंज हो रही है। जिस तरह ये मैंने एक सैंपल सा रखा है कि उसकी सॉल्यूशंस की ज़रूरी नहीं कि उसके यानी एक्सप्लिसिट फार्मूलाज फाइंड करें, बल्कि उनके सॉल्यूशंस की ज़रा पिक्टोरियल डायग्राम डिस्कस करना ये क्वालिटेटिव थ्योरी का जो मेन गोल है। व्हेन रिस्ट्रिक्टेड टू द प्लेनर केस, प्लेनर केस का मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्लेन में लाई करता है। तो प्लेन में सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होगा, जिसमें दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, उसको हम कहेंगे प्लेनर सिस्टम। पॉइंकारे शोड दैट डिफरेंशियल इक्वेशन कैन हैव लिमिट साइकिल, यानी प्लेनर से सिस्टम को उसने जब डिस्कस किया, यानी सिस्टम ऑफ टू डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया, तो पॉइंकारे ने ये शो किया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिमिट साइकिल्स रखते हैं। अब लिमिट साइकिल्स क्या है, अब देखें ये है सपोज स्टेबल लिमिट साइकिल। अब स्टेबल लिमिट साइकिल्स इसको क्यों कह रहे हैं, अब देखें ये क्लोज लूप बन रहा है, तो इसके क्लोज लूप के अंदर जो सोल्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं वो भी इसी तरह करते करते इसकी ये बाउंड्री को टच कर जाएंगे, और जो बाहर से ये सॉल्यूशंस आ रहे हैं ये भी करते करते आहिस्ता आहिस्ता इसकी बाउंड्री को अप्रोच कर जाएंगे। इसलिए हम इसको कह रहे हैं स्टेबल लिमिट साइकिल्स। अब इसको कह रहे हैं अनस्टेबल लिमिट साइकिल्स, क्यों, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशंस, ये जो क्लोज लूप है, इस उस लूप के अंदर जो हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखें ये सॉल्यूशन यानी अंदर की वाल से सॉल्यूशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो वाल से अवे जाते जाते किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और इसी तरह जो सॉल्यूशन बाहर से आ रहे हैं वो भी इसी तरह इस वाल से अवे जा रहे हैं। हाफ स्टेबल लिमिट साइकिल, हाफ स्टेबल लिमिट साइकिल में आप देखें ये जो क्लोज लूप है इसके अंदर जो सॉल्यूशंस हैं वो यानी कि इस वाल से, इस क्लोज लूप से अवे जाते जाते एक पॉइंट को अप्रोच कर जाते हैं, पॉइंट को अप्रोच कर जाते हैं, यानी इस क्लोज लूप से अवे चले जाते हैं। लेकिन जो बाहर के जो सॉल्यूशंस हैं वो इस क्लोज लूप को अप्रोच कर जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं हाफ स्टेबल लिमिट साइकिल। यानी पॉइंकारे ने डिफरेंशियल वो शो किया कि ये जो प्लेनर सिस्टम है यानी सिस्टम ऑफ टू डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक लिमिट साइकिल इस तरह के रख सकता है, यानी उसके ये लिमिट साइकिल आ सकते हैं। आइसोलेटेड पीरियाडिक सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ ऑल पीरियाडिक सॉल्यूशन, उसने ये भी शो किया कि कोई आइसोलेटेड सेट ऑफ ऑल पीरियाडिक सॉल्यूशन में कोई आइसोलेटेड पीरियाडिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये पीरियाडिक सॉल्यूशंस क्या है, पीरियाडिक फंक्शन जिस तरह होता है, पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है कि यानी कि वो फंक्शन जो किसी ख़ास इंटरवल के बाद दोबारा वो शेप रिपीट करे। तो यहाँ पे भी ये देखें यानी पीरियाडिक सॉल्यूशंस है, यानी अगर किस ख़ास पीरियड के बाद फिर वो शेप रिपीट करेंगे, इसी तरह के ख़ास पीरियड गुजरने के बाद फिर वो शेप रिपीट करेंगे, तो ये एक
सॉल्यूशन हो गया, फिर ये दूसरा, और ये आइसोलेटेड पीरियाडिक सॉल्यूशन है। क्यों आइसोलेटेड पीरियाडिक सॉल्यूशन है? ये देखें बिल्कुल अलग अलग ये सर्कल्स बना रहे हैं, तो इसलिए यानी ये उसने शो किया पनकारे ने कि ये जो है जो सिस्टम है सेकंड सिस्टम ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इस तरह के आइसोलेटेड पीरियाडिक सॉल्यूशन भी रख सकता है। The strongly attracted Poincare's attention, he developed several tools for their study like the Poincare map। यानी उसने जो पनकारे ने ये जो अटेंशन थी बहुत ज़्यादा, तो उसने क्या किया कि उसकी स्टडी के लिए बहुत सारे टूल डेवलप किए, बहुत सारे ये रिज़ल्ट डेवलप किए, जैसे पनकारे मैप के ये जो मैपिंग हो रही है पॉइंट से कुछ पॉइंट के इमेजेस पे, उसने एक पनकारे मैप इस टाइप के डिफाइन किए हमारे पास। फिर द एनुलर रीजन, उसने कोई एनुलर रीजन डेवलप किया, डिफाइन किया कि एनुलर रीजन क्या होता है। द एन एनुलर रीजन इज द सेट ऑफ द फॉर्म एक्स बिलोंग्स टू आर एन, एक्स लेस देन आर एन belongs to greater than r, and r not belongs to 0 to infinity and r1 0 to infinity। यानी दो हमारे पास आ जाएंगे। ये आप देखें जैसे ये R1 है और उसके बाद ये R2 है, ये हमारे पास एक आ गया, ये एक पॉइंट है, और ये एक आ गया हमारे पास एक दूसरा सर्कल आ गया जिसका रेडियस R1 है, और ये एक सर्कल आ गया जिसका रेडियस R2 है। दस द एनुलर रीजन इज द रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स। यानी कि जो दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं उनके दरमियान ये एक जो हमारे पास जो रीजन है वो हमारे पास एनुलर रीजन। आर इज अ पंक्चर्ड बॉल, आर इज द कंप्लीमेंट ऑफ अ क्लोज्ड बॉल। यानी जो क्लोज्ड बॉल का जो कंप्लीमेंट है वो हमारे पास वो एनुलर रीजन है, ये पंक्चर्ड बॉल। अब देखिए कि यानी कि दो कंसेंट्रिक, हम कह रहे हैं कि एनुलर रीजन इज द रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फीयर। यानी दो स्फीयर हूँ जो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हूँ, तो उनके दरमियान जो रीजन है हम उसको कहते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर। का मतलब ये है कि दो स्फीयर जिनका सेंटर एक ही हो। यानी आप देखें एक अगर छोटा बॉल लें, उसके अंदर एक दूसरा बॉल लें, उसके उसी को एक बड़े बॉल के अंदर रखें, तो अगर आप देखें तो क्या होगा, इमेजिन करें तो दोनों के कंसेंट्रिक स्फीयर होंगे, लेकिन उनका रेडियस जो है वो डिफरेंट होगा, तो उनके दरमियान वो जो रीजन है उसको हम कहेंगे एनुलर रीजन। द मेथड ऑफ स्मॉल पैरामीटर्स, यानी उसने ये रिजल्ट्स वो डेवलप किए जब वो क्वालिटेटिव थ्योरी को डिस्कस कर रहा था। स्मॉल पैरामीटर्स का मतलब क्या है? मेथड ऑफ स्मॉल पैरामीटर, अ मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिस्टम डिपेंडिंग ऑन अ पैरामीटर। यानी किसी पैरामीटर, जिस तरह परटर्बेशन थ्योरी को हम कहते हैं, परटर्बेशन में भी जो पैरामीटर है वो स्मॉल पैरामीटर लिया जाता है, तो उसमें यानी कि अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करते हैं, डिपेंड कर रहा होता है वो स्मॉल पैरामीटर है। दस द लिमिट साइकिल बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड इन द स्टडी ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर ये जो लिमिट साइकिल्स हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स मान के डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी में। In addition, he noticed the close relationship between the study of limit cycles and the global behavior of the solution of the differential equation। यानी कि फिर उसने बहुत ज़्यादा ये क्लोज इनके रिलेशन पॉइंकारे ने ये इसमें फाइंड किया किसमें, कि लिमिट साइकिल में और ग्लोबल बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के। ग्लोबल बिहेवियर का मतलब ये होगा कि सॉल्यूशन कहीं से भी स्टार्ट हो उस डोमेन में, तो वो किस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन किस पॉइंट को अप्रोच करेंगे। आप देखें ये स्टेबल लिमिट साइकिल है, तो ये वो उसने क्लोज रिलेशनशिप, आप देखें इसमें रिलेशनशिप क्या है कि ये जो लिमिट साइकिल बन रहा है, जो सोल्यूशन अगर इसके अंदर से भी अप्रोच स्टार्ट करे तो तब भी इस लिमिट साइकिल को अप्रोच कर रहा है, और बाउंड्री को ये जो क्लोज लूप है इसको अप्रोच कर रहा है, और अगर बाहर से भी कहीं से स्टार्ट करे तो ये हमारे पास फिर भी इस लिमिट साइकिल को या इस बाउंड्री को अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इनका क्लोज रिलेशनशिप है ग्लोबल बिहेवियर का और वो लिमिट साइकिल्स का, कि उसका ग्लोबल बिहेवियर कैसा होगा। ग्लोबल बिहेवियर का मतलब क्या है, यानी सॉल्यूशन कहीं से भी स्टार्ट हो वो उसकी बाउंड्री को अप्रोच कर जाए। In 1900, David Hilbert stated the research on limit cycles in planar polynomial differential equation as one of the most important
प्रॉब्लम्स फॉर द 20th सेंचुरी। फिर डेविड हिल्बर्ट ने यानी प्लेनर में पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होती है, जिस तरह पोलिनोमियल फंक्शन है, सपोज हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन आ गया। तो पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, सपोज हम कहते हैं dy/dx इक्वल टू y² प्लस 2y+1, यानी इसका मतलब यह है दूसरे लफ्ज़ों में, यानी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को वो उसमें लिमिट साइकिल ये स्टडी करना शुरू किया और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पे वो काम करना शुरू किया डेविड हिल्बर्ट ने। अब डेविड हिल्बर्ट कौन था जी, डेविड हिल्बर्ट वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैथमेटिशियन ऑफ द 19th and early 20th century. Hilbert discovered and developed a broad range of fundamental ideas in areas including invariant theory, इन्वेरिएंट थ्योरी में, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में, कम्यूटेटिव अलजबरा, अलजब्राइक नंबर थ्योरी, द फाउंडेशंस ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में भी यानी इसने ये इन सब में काम किया, स्पेक्ट्रल थ्योरी ऑफ ऑपरेटर एंड इट्स एप्लीकेशंस टू इंटीग्रल इक्वेशंस, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड फाउंडेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। और ये इन सारी फील्ड्स में इसने बहुत सारा काम किया यानी। और डेविड हिल्बर्ट ये जो था, इसने यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेनर सिस्टम में वो पोलिनोमियल इक्वेशन लेके तो इसने काम करना शुरू किया। Afterwards, Steve Smale proposed the problem but restricted to polynomial linear differential equation. स्टीव सैम्पल ने यानी कि स्मेल ने भी ये इसी तरह का प्रॉब्लम वो प्रपोज किया, लेकिन वो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ला। ये ख़ास किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन उसने ली, पोलिनोमियल टाइप की लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें सिर्फ वो काम करता रहा एज वन ऑफ द चैलेंजिंग प्रॉब्लम फॉर द 21st सेंचुरी। तो ये 21st सेंचुरी में ये बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम था कि इनके लिए इनकी वो थेरी डेवलप करना, इनके बारे में डिस्कस करना। स्टेफन सिमेल कौन था जी, स्टेफन सिमेल इज एन, इसका मतलब है कि ये अभी एग्जिस्ट करता है जी। स्टेफन सिमेल इज एन अमेरिकन मैथमेटिशियन नोन फॉर हिज रिसर्च इन टोपोलॉजी, डायनामिकल सिस्टम्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स. He was awarded the Field Medal in 1966 and spent more than 3 decades on the mathematics faculty of University of California, Berkeley. 1964 यानी यहाँ पे ये रहा। करंटली इज अ प्रोफेसर एमरेट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। विद प्रोफेसर एमरेट्स वो होता है जो अपनी जॉब की वो सारी वो कर चुका होता है, उसको एजाजी तौर पे प्रोफेसर के तौर पे रखा होता है। यूनिवर्सिटी अपना नाम बनाने के लिए उसको रख लेती है। वी रिसर्च इंटरेस्ट इन एल्गोरिदम्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ग्लोबल एनालिसिस। तो उसका यानी एल्गोरिदम्स में, न्यूमेरिकल एनालिसिस में और ग्लोबल एनालिसिस में इस तरह का इंटरेस्ट है नहीं इसका। यानी इसने भी लेनर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो थ्योरी डेवलप करने में ये अपना कंट्रीब्यूशन या यानी काम किया अपना। In 1901, Ivor Bendixson gave a rigorous proof of the annular region theorem and extended it to the well-known Poincare-Bendixson theorem on the limit sets of trajectories of differential equations in a bounded region. यानी बेंडिक्सन ने फिर क्या किया कि एनुलर रीजन थ्योरम जो पाइनकारे ने डेवलप किया था, जो अपनी स्टडी के लिए उसने जो डिफाइन किया था, उसका उसने रिगरस प्रूफ दिया, बहुत डिटेल से प्रूफ दिया एनुलर रीजन का, एंड एक्सटेंडेड इट टू द वेल नोन पाइनकारे-बेंडिक्सन थ्योरम। और उसी एनुलर रीजन थ्योरम को जो पाइनकारे ने डिफाइन किया था उसी को उसने एक्सटेंड करके तो उसका नाम क्या लिखा, पाइनकारे-बेंडिक्सन थ्योरम ऑन लिमिट सेट्स ऑफ ट्रेजेक्टरीज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन अ बाउंडेड रीजन। यानी जो ट्रेजेक्टरीज हैं, लिमिट सेट्स हैं, उनकी वो उस पे जो ट्रेजेक्टरीज पे वो जो थ्योरम है वो उसने फिर बेंडिक्सन ने मज़ीद उसको यानी एनुलर रीजन थ्योरम को मज़ीद मॉडिफाई करके तो उसका नाम रखा पाइनकारे-बेंडिक्सन थ्योरम। अब बेंडिक्सन का था आइवर ओटो बेंडिक्सन वाज अ स्वीडिश मैथमेटिशियन. Bendixson started out very much as a pure mathematician, but later in his career he turned to also consider problems from applied mathematics. पहले वो उसने यानी प्योर में काम किया, बाद में वो अप्लाइड की तरफ आ गया. His first research work was on set theory and the foundations of mathematics, following the ideas which George Cantor had introduced. He contributed important results in point as set topology. As a young student, Bendixson made his name by proving that
every countable closed set can be partitioned into a perfect set। यानी एज अ यंग स्टूडेंट के जब तो जो साथ हो उसने ये प्रूव किया कि एवरी अनकाउंटेबल जो क्लोज्ड सेट है वो पार्टीशन किया जा सकता है परफेक्ट सेट में। द बेंडिक्सन डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल सेट, यानी उसने ड्राइव किया एज एंड अकाउंटेबल सेट। ही आल्सो गेव अनदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन व्हेन गेव एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट सेट विच इज टोटली डिस्कनेक्टेड, यानी कि जब उसने एक परफेक्ट सेट की एग्जांपल जी जो टोटली डिस्कनेक्टेड था, ये उसने स्वीडिश एक मैथमेटिशियन था जिसने यानी कि ये इतना काम किया मैथमेटिक्स में। और इसी ने क्या किया कि वो जो पानकारे का था एनुलर रीजन थ्योरम, उसको उसका रिगरस प्रूफ दिया और उसको लिमिट साइकिल्स पे यानी लिमिट साइकिल्स के लिए वो अप्लाई किया और उसको नाम दिया जी पानकारे बेंडिक्सन थ्योरम। और आजकल जो हमारे पास क्वालिटेटिव थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में वो जो थ्योरम अप्लाई हो रहा होता है उसको हम आज वो जो थ्योरम जाना जाता है वो कहता है लिमिट साइकिल्स के लिए वो पानकारे बेंडिक्सन थ्योरम है। Moreover, he applied Green's formula to establish the relationship between the existence of a closed trajectory and the divergence of planar vector field। तो इस ये जो आइवर बेंडिक्सन है इसने यानी ग्रीन फार्मूला भी अप्लाई किया क्लोज्ड एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लोज ट्रेजेक्ट्री को एग्जिस्टेंस के लिए कि क्लोज ट्रेजेक्ट्री एग्जिस्ट करती है और डाइवर्जेंस ऑफ अ प्लेनर फील्ड, और प्लेन में जिस तरह कोई वेक्टर फील्ड डाइवर्ज करती है, यानी कि किस तरह ये ग्रीन फार्मूला ये कि कर्व इंटीग्रल यानी कि लाइन इंटीग्रल को ये सरफेस इंटीग्रल में ये कन्वर्ट करके, तो वो उसने ये प्रूव किया रिलेशनशिप फाइंड किया किस में कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लोज्ड ट्रेजेक्ट्री के एक क्लोज्ड ट्रेजेक्ट्री एग्जिस्ट करती है और डाइवर्जेंस ऑफ अ प्लेनर वेक्टर फील्ड के एक वेक्टर फील्ड किस तरह प्लेन में जो है वो डाइवर्ज हो रही है, उसने इसमें ये रिलेशनशिप फाइंड किया। दिस रिजल्ट वाज इम्प्रूव्ड इन 1933 बाय हेनरी ड्यूलेक। यही जो रिजल्ट है ये जो उसने डिफाइन किया था यानी रिलेशनशिप बिटवीन क्लोज्ड लूप एंड डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, ये फिर हेनरी ड्यूलेक ने इसको इम्प्रूव किया। हेनरी ड्यूलेक कौन था? हेनरी ड्यूलेक क्लैडियर रोस्रियस ड्यूलेक वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। ये भी एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था और इसने इसको फिर मजीद इम्प्रूव किया जी। The Bendixson-Dirichlet theorem has been generalized in the plane extended in several directions। जो Bendixson-Dirichlet theorem है वो यानी ये बेंडिक्सन ने वो जो हमारे पास वो दिया था वो जो थ्योरम दिया था उसी को आगे ड्यूलेक ने इम्प्रूव किया और वो फिर जनरलाइज हुआ कि इसमें इन द प्लेन एक्सटेंडेड इन सेवरल डायरेक्शन और बेंडिक्सन ड्यूलेक थ्योरम के तौर पे वो जाना गया। और वो इस तरह वो एक टिपिकल वो फॉर्म बनी हुई है कि इस तरह वो उसको जनरलाइज किया गया फिर आगे थ्योरम को। फॉर प्रूविंग नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पीरियाडिक ऑर्बिट्स इन हायर डायमेंशंस और टू कंट्रोल द नंबर ऑफ आइसोलेटेड पीरियाडिक सॉल्यूशंस ऑफ सम नॉन ऑटोनोमस एबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर इंस्टेंस प्रूव करने के लिए नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पीरियाडिक सॉल्यूशंस, ये जिस तरह मैंने पहले भी बताया था पीरियाडिक सॉल्यूशंस क्या है यानी कि वो बार बार वो टाइम के साथ साथ वो अपनी शेप रिपीट करते हैं। और आइसोलेटेड पीरियाडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि ये बिल्कुल वो सेपरेट हैं एक दूसरे से। तो फॉर द प्रूविंग नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पीरियाडिक ऑर्बिट्स इन हायर डायमेंशन, यानी ये प्रूव करने के लिए कि कोई जो पीरियाडिक ऑर्बिट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हायर डायमेंशन में, कंट्रोल द नंबर ऑफ आइसोलेटेड पीरियाडिक सॉल्यूशंस और या आइसोलेटेड पीरियाडिक सॉल्यूशन जो बन रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए अब सम नॉन अटानमस डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक अटानमस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक नॉन अटानमस डिफरेंशियल इक्वेशन। अटानमस डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व ना हो, और नॉन अटानमस डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व हो। अब ये जो एग्जांपल मैंने लिखी है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल माइनस वाई ओवर टी प्लस टी, ये नॉन अटानमस डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है और ये टी एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व हो रहा है। इन 1930s वैंडर पोल एंड ए एंड्रोनोव, और जिस तरह मैंने पहले बताया था NOV आता है तो इसका मतलब है कि ये जो एंड्रोनोव है ये भी रशियन मैथमेटिशियन होगा। showed that the closed orbits in the phase plane of a self-sustained oscillation occurring in a vacuum tube circuit is a limit cycle
एज कंसिडर्ड बाई पॉइंकारे। यानी जिस तरह पॉइंकारे ने वो क्लोज्ड साइकिल या क्लोज्ड ऑर्बिट वो रिलेशनशिप फाइंड किया था, उनके बारे में डिस्कस किया था, इसी तरह वैंडरपोल और एंड्रोनोव ने भी शो किया कि क्लोज्ड ऑर्बिट जो है ऑसिलेशन में, वैक्यूम ट्यूब सर्किट में ऑसिलेशन में ये हमारे पास लिमिट साइकिल के तौर पे होते हैं ये। अब वांडरपोल क्या, बोल्ट वांडरपोल वाज अ डच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर who initiated experimental dynamics in laboratory during the 1920 and 1930s. He first introduced his equation in order to describe ट्रॉयड ऑसिलेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन 1927। यानी उसने पहली इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई 1927 में। तो वो जो पीरियाडिक सॉल्यूशन है, जिस तरह ये इधर फिगर में अगर आप देखें तो ये यानी कि हमारे पास वो जो क्लोज लूप बन रहा है, कोई क्लोज ट्रेजेक्ट्री बन रही है, तो सॉल्यूशन जो है या तो उससे अवे जा रहे हैं या उस ट्रेजेक्ट्री की वाल को अप्रोच कर रहे हैं या उससे अवे जा रहे होंगे। और इसी तरह बाहर से अगर आप देखें तो सॉल्यूशन जो है वो जो क्लोज ट्रेजेक्ट्री बन रही है उसकी तरफ ये आ रहे हैं। यानी उसने आगे अलेक्जेंडर अलेक्सेंड्रोविच एंड्रोनोव क्या था, जिस तरह मैंने बताया था NOV है, तो ये क्या होगा जी, रशियन मैथमेटिशियन वाज अ सोवियत फिजिस्ट एंड नंबर ऑफ सोवियत अकेडमी ऑफ साइंसेस। ही वर्कड एक्सटेंसिवली इन द थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डायनामिकल सिस्टम। उसने यानी कि डायनामिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी पे काम किया, इंट्रोड्यूसिंग द नोशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इन द एक्सटेंट ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ सेल्फ ऑसिलेशन। तो सेल्फ ऑसिलेशन की मैथमेटिकल थ्योरी पे भी उसने काम किया। एस्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन द जनरेशन ऑफ ऑसिलेशन एंड द थ्योरी ऑफ लियापनोव स्टेबिलिटी। यानी कि थ्योरी ऑफ लियापनोव स्टेबिलिटी और ऑसिलेशन में उसने कोई लिंक एस्टैब्लिश किया। लियापनोव स्टेबिलिटी क्या थी, जो लियापनोव ने यानी कि स्टेबिलिटी वो जो हमारे पास लिमिट साइकिल्स हैं और उसके बारे में वो जो सारा लियापनोव ने डिस्कस किया था डायनामिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में। ही डेवलप्ड द कंप्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ सेल्फ ऑसिलेशन बाय लिंकिंग इट विद द क्वालिटेटिव थ्योरी ऑफ differential equation topology and with the general theory of stability of motion. The Carter Andronov on the moon is named after him। यानी कि उस पे जी कार्टर एंड्रोनोव के तौर पे इसका नाम लिखा गया। After this observation, the existence, non-existence, uniqueness and other properties of limit cycles have been studied extensively by mathematician and physicists। यानी इन ऑब्जर्वेशन के बाद ये सारे साइंटिस्ट ने जब काम किया तो फिर मैथमेटिशियन और फिजिस्ट ने क्लोज वो जो लिमिट साइकिल्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस पे, यूनिकनेस पे और उसकी बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ पे काम करना शुरू कर दिया। Moreover, many mathematical models from physics, engineering, chemistry, biology, economics, etc. बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल जो इस सारी फील्ड से बिलोंग करते हैं वर डिस्प्लेड एज अ प्लेन ऑटोनमस सिस्टम्स विद लिमिट साइकिल्स। वो मैथमेटिकल मॉडल इस तरह शो किए गए प्लेन ऑटोनमस सिस्टम में। प्लेन ऑटोनमस सिस्टम में क्या मतलब कि यानी सिस्टम ऑफ टू डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन वो दोनों ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशंस हूँ विद लिमिट साइकिल्स। इस तरह उसके कैसे लिमिट साइकिल्स बन रहे हैं जी। According to the previous discussion, we can distinguish two different important and interlinked directions in the research on differential equations। ये जितनी हमने पहले डिस्कशन की है इसमें हम दो जो है वो इंटरलिंक कर सकते हैं रिसर्च डायरेक्शन को। कौन सी इंटरलिंक कर सकते हैं डायरेक्शन लिंक करो। अब देखें दो डायरेक्शन हमने कैसे कही कि आप देखें तो सबसे पहले जो है आइजक न्यूटन ने और उन्होंने शुरू में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन के बारे में थ्योरी डेवलप की, फिर के फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल किस तरह इंटीग्रेट करके तो उसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद ल्यूविल ने कुछ ये प्रूव कर दिया कि ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि अगर कुछ कंपोजिट एलिमेंट्री कंपोजिट फंक्शन हूँ और या उसके बाद या क्या हूँ कि जो कोई ल्यूविल फंक्शन आ जाए, फिर ज़रूरी नहीं कि उसके बाद कि उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को के जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकें एक्सप्लिसिटली। तो फिर उसके बाद एक नई डायरेक्शन में सोचना शुरू हो गए। और नई डायरेक्शन में क्या सोचना शुरू हो गए कि बजाय इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, उसके सॉल्यूशन फाइंड करें, बल्कि उसके सॉल्यूशन के बिहेवियर में डिस्कस करें। तो ये दो डायरेक्शंस में ये काम होना शुरू हो गया। तो
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव थेरीज, यानी कि दो टाइप की फिर थेरीज हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, एक क्वांटिटेटिव थेरी और एक क्वालिटेटिव थेरीज। While the objective of the first one is to find a solution either in closed form or else by some process of approximation, यानी क्वांटिटेटिव थेरी जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या सिस्टम है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना, किसी भी तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करना, या उसका अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड, कोई अप्रॉक्सीमेशन थेरी लगा के उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेना, या उस पर कोई इसी तरह न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेना, किसी भी तरीके से उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करना या अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करना। The main goal of the second one is to provide a qualitative description of the behavior of the solution। तो सेकंड वन जो क्वालिटेटिव थेरी है उसका क्या मतलब है, उसका ये है कि सिर्फ उसकी क्वालिटी डिस्कस करनी कि किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे, कैसे बिहेव कर रहे होंगे, सॉल्यूशन किसी पॉइंट को अप्रोच करेंगे, कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। क्वालिटेटिव थेरी है ये सारी। इसमें हम सारा ये क्वालिटेटिवली डिस्कस करेंगे ये चीज़।